हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिस्टर स्टडी एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे नीट एग्जाम पैटर्न के। चैप्टर बहुत ज्यादा टफ नहीं है और मुझे पता है आपको बहुत अच्छा कमांड है इस चैप्टर पर, मुझसे भी ज्यादा अच्छा कमांड होगा, दैट आई नो। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर राउंड विद द टॉपिक दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। चलो पहला क्वेश्चन क्या है जल्दी से देख लो बच्चों। इट इज गिवन हियर, one of the metal used as a catalyst in automobile catalytic converter। याद करो, ये एक चीजें आप अभी अगर नहीं जानोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 में भी मैंने आपको बताया था मतलब सॉरी, आप अभी क्लास 11th के हो, अगर आप ड्रॉपर हो तो इस चीज को समझ रहे होगे कि वन ऑफ द मेटल यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन ऑटोमोबाइल कैटेलिटिक कन्वर्टर में जो यूज होता है वो पैलेडियम का यूज होता है। पैलेडियम जो होता है ये बहुत पावरफुल सॉलिड कैटलिस्ट है और इसके सरफेस, ये इसका जो सरफेस होता है ये कैटेलिटिक एक्शन को बढ़ा देता है, मतलब जो रिएक्टेंट है उसको रिएक्शन करने में आगे दे। इसलिए ये जो है किस कैटेगरी में आता है मैं आपको बता दूं, ये सरफेस कैटेलिसिस की कैटेगरी में आता है। क्लियर टू यू? और बेसिकली इसको हम हेट्रोजेनियस कैटेलिसिस में भी ये काम आ जाता है। हेट्रोजेनियस कैटेलिसिस, बहुत अच्छी बात है। सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? वन ऑफ द मेटल यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन ऑटोमोबाइल कैटेलिटिक कन्वर्टर इज पैलेडियम। क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको रब करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Now the next question is question number 2, गैस रिलीज ड्यूरिंग भोपाल ट्रेजेडी। आपको पता है भोपाल गैस में न्यूक्लियर रिएक्शन के चलते न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो है एक होल हो जाने की वजह से उसमें जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी, काफ़ी लोग मरे थे, बहुत डेंजरस था। कौन से गैस के चलते हुआ था बता सकते हो? द गैस रिलीज ड्यूरिंग भोपाल ट्रेजेडी वॉज मिथाइल आइसोथायोसाइनेट। बहुत ही डेंजरस गैस है, बहुत ही हार्मफुल गैस है, सांस लेने भर से आपकी मौत हो जाती है। तो 90s 80s के ड्यूरिंग 1984 या 86 के आसपास के ड्यूरिंग ये घटना हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी। मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर में ये गैस जो है ना बाहर की तरफ निकल गया, तो आसपास में जो रहने वाले लोग हैं बहुत लोगों की मौत हो गई थी। बड़ा डेंजरस सा माहौल था उस समय। और शायद आप कभी जीके जीएस के क्वेश्चन पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन आपको रैंडमली दिखता होगा। तो द गैस रिलीज ड्यूरिंग भोपाल ट्रेजेडी इज मिथाइल आइसोथायोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 2, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन नंबर 2, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो। पॉल्यूटेंट इज अ केमिकल सब्सटेंस और फैक्टर। पॉल्यूटेंट तो आपको पता है क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो एटमॉस्फेयर में अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए तो वो क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन लाता है। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन में तो एयर पॉल्यूशन आता है, वाटर पॉल्यूशन आता है, सॉइल पॉल्यूशन आता है, बहुत सारे पॉल्यूशन के टाइप हैं। तो कहता है पॉल्यूटेंट इज अ केमिकल सब्सटेंस और फैक्टर विच डिस्टर्ब। वो क्या करता है, आखिर जो बैलेंस कंडीशन में अगर कोई चीज़ें होती है तब तो ठीक है, लेकिन विच डिस्टर्ब आवर बैलेंस इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर सिंपल क्या है कि विच डिस्टर्ब आवर बैलेंस इन्वायरमेंट। हमारा आपको पता, हमारे इन्वायरमेंट में हर चीज़ का क्या होता है, कंपोजिशन सेम होता है। जो इन्वायरमेंट है उसमें हर चीज़ का कंपोजिशन क्या है, सेम। भैया एयर भी ले लो तो एयर में जो है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अदर गैसेज हैं, CO2 है, भैया हीलियम है, बहुत सारे गैसेज हैं। अगर इनके कंपोजिशन में थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा तो एयर पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में वाटर भी है। अब अगर वाटर में बहुत ज़्यादा तुम जो हैं क्या बोलते हैं वेस्टेज मटेरियल या ऐसे मटेरियल जिससे वाटर पॉल्यूशन हो जाए, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो वाटर भी हमारा क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। फिर सॉइल में जितने अगर पेस्टिसाइड हर्बिसाइड का यूज़ करते जा रहे हो तो सॉइल की जो नेचुरल प्रोडक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये सब के चलते ये जो चीज़ें हैं पॉल्यूटेंट, ये मिलके क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट का जो बैलेंस कंडीशन है उसको खराब कर देते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, बैलेंस जो सिचुएशन है उसको खराब करता है। पॉल्यूटेंट कितने तरह के होते हैं सर? 2 तरह के होते हैं, एक डिग्रेडेबल, एक नॉन डिग्रेडेबल। दूसरा एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट, दूसरा होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, है ना।
बताया था ना, बिल्कुल सर याद है मुझे। चलो तो वही सेम चीज है, पॉल्यूटेंट इज अ केमिकल सब्सटेंस और फैक्टर विच डिस्टर्ब आवर बैलेंस इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम कहेंगे ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द फोटोकेमिकल स्मॉग। अच्छा, स्मॉग क्या होता है? स्मॉग प्लस फॉग। बिल्कुल, स्मॉग कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, क्लासिकल एंड फोटोकेमिकल। क्लासिकल स्मॉग जनरली कहाँ देखा गया था? सबसे पहले लंदन। इसको, ये एक रेड्यूसिंग मिक्सचर है। ये बनता कैसे है? स्मॉग प्लस फॉग प्लस SO2। SO2 किस में बदल जाता है? SO3 फिर वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ ट्रीटमेंट हो गया, क्या बनता है? H2SO4। वही तो कंडेंसेशन मिक्सचर है, कंडेंस फॉर्म। तो ये तो स्मॉग बना, और ये किस सीजन में देता है? विंटर में। तो अब दूसरा क्या होता है? फोटोकेमिकल स्मॉग। ये क्या होता है? सनलाइट का जब अटैक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड पे, N2O पे, तब जाके फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। इसमें स्मॉग प्लस फॉग का कोई रिलेशन नहीं होता। ये सबसे पहले कहाँ देखा गया? लॉस एंजलिस यानी USA में देखा गया था। तो कहता है फोटोकेमिकल स्मॉग कैन बी सप्रेस्ड। अगर फोटोकेमिकल स्मॉग को अगर तुम्हें सप्रेस करना है तो ड्यूरिंग जो फोटोकेमिकल स्मॉग का फॉर्मेशन होता है तो रेडिकल बनता है, उस रेडिकल को अगर ट्रैप कर दो तो फोटोकेमिकल स्मॉग को सप्रेस किया जा सकता है। तो सिंपल, द फोटोकेमिकल स्मॉग कैन बी सप्रेस्ड बाय यूजिंग रेडिकल ट्रैप। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 वी विल से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now next one, question number 5. In which part of atmosphere ozone layer is present? बता सकते हो किस लेयर पे, किस जगह पे ओजोन लेयर प्रेजेंट है, और ओजोन लेयर का काम क्या है? मुझे पहले ये बता दो। यस सर, ओजोन लेयर जो होता है वो हमें क्या करता है? यूवी रेडिएशन से बचाता है। यूवी रेडिएशन क्या होता है? बॉडी में स्किन कैंसर ला सकता है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो सनलाइट आती है उसमें मेनली 3 टाइप के होते हैं रेडिएशन। एक होता है विजिबल रीजन में आ जाता है, दूसरा क्या होता है? इंफ्रारेड जो हीटिंग इफेक्ट आता है, और तीसरा क्या होता है? यूवी रीजन। यूवी लाइट जो होता है वो क्या करता है हमारे बॉडी में? जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हमारे स्किन कैंसर जो होता है ना उसको खत्म करता है। तो कहता है इन विच पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर इज प्रेजेंट। तो किस पार्ट पे होता है? स्ट्रेटोस्फेयर पे होता है। स्ट्रेटोस्फेयर पे ओजोन लेयर आपका होता है। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 वी विल से ए इज द करेक्ट ऑप्शन। स्ट्रेटोस्फेयर पे ओजोन लेयर होता है। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ समझने वाली बात है। ओजोन लेयर, नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और CFCs का बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, तो ओजोन लेयर धीरे धीरे जो लेयर होती है ना उसकी वो लेयर धीरे धीरे पतली होने लगती है, थिन होने लगती है, जिससे क्या हो जाएगा? यूवी लाइट जो है ना जल्दी से एंटर करेगा। बार बार प्रीवियस आपने सुना होगा कि भैया ओजोन लेयर में होल हो गया, यही क्योंकि रेफ्रिजरेटर का यूज़ होता है, हम लोग फोम का यूज़ करते हैं, सेविंग वाला जो सेविंग फोम होता है उसमें सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। फेरियन 11, फेरियन 12, फेरियन 113, फेरियन 114, ये सब ओजोन लेयर को क्या करते हैं? डिप्लेट करते हैं। तो ये बहुत डेंजरस है, इनका कम से कम यूज़ करो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम कह सकते हैं सर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इतना बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है। इसमें बिल्कुल जो आपने क्लास 6, 7, 8 में ज्योग्राफी में पढ़ा था बिल्कुल वही सब चीज़ें। एयर पॉल्यूशन क्या है भैया, BOD क्या है, COD क्या है, रिएक्शंस तो एक्चुअली बोर्ड में इसलिए बोर्ड में आ सकते हैं, लेकिन IIT के एग्जाम में रिएक्शंस तो आते नहीं है। वो सीधा सीधा पूछता है ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री का क्या इंपैक्ट हो सकता है। बिल्कुल, अगर क्वेश्चन आता भी है IITs में या नीट के एग्जामिनेशन में तो बहुत, यानी कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन की बात करूं तो इसमें बहुत ज़्यादा टफ लेवल इसको टच नहीं करता। छोटा छोटा बेसिक्स जो GK GS के क्वेश्चन है उसी को टच करते हैं। तो आप इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काम बच्चों बन जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है द मैक्सिमम परमिजिबल कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम CD कि भैया ड्रिंकिंग वाटर में इससे ज़्यादा अमाउंट में नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम इन ड्रिंकिंग वाटर इन ppm इज 0.005 होता है। इससे ज़्यादा नहीं होता। अगर इससे ज़्यादा होगा तो ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा, यानी यही इसका फिक्स अमाउंट है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 वी विल से दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 0.005। चलो अब नेक्स्ट और आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्हाट इज DDT। अच्छा, DDT का कंपोजिशन भी मैं पढ़ाऊंगा हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में।
कि डीडीटी क्या है। डीडीटी आपका जो होता है फर्टिलाइजर्स है, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है या ग्रीन हाउस गैस है। दिस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, यानी इसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिग्रेड नहीं हो सकते। सो इट इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल pollutant. That is question number 7. We will say that is C is the correct option. क्या रब कर दूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल रब कर दीजिए और बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? देखो कहता है ग्रीन केमिस्ट्री। आज ही मतलब जो आपके टॉपिक्स हैं इनको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस किया था कि ग्रीन केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट साइकोलॉजी फिजियोलॉजी physiology, study of extraction of natural product from plants, detailed study of reactions involved in the synthesis of chlorophyll, और फोर्थ वन यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस फॉर रिड्यूसिंग द केमिकल हैजार्ड्स along with the development activities. यही है what is green chemistry. Again I am repeating, D is the correct option. Utilization of existing knowledge base for reducing the chemical hazard along with the development activities. Question number 8 we will say that is D is the correct option. Now question number 9. क्या है क्वेश्चन नंबर 9? थोड़ा समझो। Among the following the one which is not a greenhouse gas. बताओ तो इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन ऑक्साइड है, बिल्कुल N2O तो होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 है, लेकिन O2 जो है बच्चा आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हम क्या बोलेंगे बच्चों? D इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, जल्दी से बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट? सारे ऑक्साइड नाइट्रोजन के एयर पॉल्यूटेंट है, एक को छोड़कर, दैट इज डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, दैट इज N2O5। क्या बोला मैंने? C इज द करेक्ट ऑप्शन, N2O5। ठीक है बच्चों, 10 क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। अब मैं कुछ अपने तरीके से भी क्वेश्चन करवा देता हूं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप बताते चले जाना। क्वेश्चन साथ में हमारे आ रहा है। हाँ, क्वेश्चन कहता है बताओ which of the following is not a common component of photochemical smog? Again I am repeating, question is which one of the following is not a common component of photochemical smog? पहला ओजोन, दूसरा एक्रोलीन, तीसरा परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और चौथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज नॉट अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अच्छा, अब क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वाटर सैंपल हैज ppm लेवल कंसंट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग आयन। फ्लोराइड का है 1, फ्लोराइड का है 10, सल्फेट का है 100 ppm, नाइट्रेट का है 50। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर वाटर सैंपल है उसमें ppm है, फ्लोराइड का 10 ppm, सल्फेट का है 100 ppm, नाइट्रेट का है 50 ppm। द एनायन दैट मेक द सैंपल अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। कौन सा एनायन जो होगा वो सैंपल को अनसुटेबल करता है ड्रिंकिंग के लिए? पहला ऑप्शन फ्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन और चौथा ऑप्शन बोथ सल्फेट एंड नाइट्रेट आयन। क्या लिखा हुआ? द एनायन दैट मेक द सैंपल अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन का जो परमिसेबल क्वांटिटी है 1 ppm होना चाहिए, लेकिन होता कितना है? यहाँ पे दिया हुआ 10 ppm। सल्फेट का 500 ppm हो चलेगा, नाइट्रेट का 50 ppm चलेगा, लेकिन फ्लोराइड का 10 ppm बड़ा डेंजरस हो जाता है, इससे डिजीज भी होता है, बोन डिजीज। ठीक है, तो फ्लोराइड जो होगा इसमें आंसर होगा 1 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बोलूं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हो गया, BOD is connected with organic matter, microbes and organic matter and none of the above। बोलो BOD क्या है? माइक्रोब से भी कनेक्ट है और ऑर्गेनिक मैटर से भी कनेक्ट है, तो इसका आंसर होगा C, BOD कनेक्ट विथ माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग? कहता है इनमें से कौन कंट्रीब्यूट नहीं करता फोटोकेमिकल स्मॉग बनने में? आपको पता है फोटोकेमिकल स्मॉग बनने में क्या क्या यूज होता है? NO, पहला ऑप्शन NO, दूसरा ऑप्शन SO2, तीसरा ऑप्शन O3, चौथा ऑप्शन हाइड्रोकार्बन। आपको पता है SO2 से क्या बनता है? आपका क्लासिकल स्मॉग बनता है, फोटोकेमिकल स्मॉग नहीं बनता। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है the gas emitted by supersonic jet plane that slowly deplete the concentration of
ओजोन लेयर। फिर से मैं बोल रहा हूं, द गैस एमिटेड बाय सुपरसोनिक जेट प्लेन दैट स्लोली डिप्लेट द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर इज CO, NO, SO2, NO2। आपको पता है NO ये जो गैस है ये जो होता है डिप्लेट कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है CFCl3 is responsible for the decomposition of ozone to form oxygen. Which of the following react with ozone to form oxygen? कहता है ये कौन रिएक्ट करेगा? Cl2 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है Cl माइनस, तीसरा ऑप्शन है F माइनस एंड चौथा ऑप्शन है Cl फ्री रेडिकल। ये चार में से कौन सा आंसर सही है? कहता है CFCl3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन टू फॉर्म ऑक्सीजन। Which of the following react with ozone to form oxygen? That is Cl free radical. Clear to you? Again I am repeating, this is the Cl free radical. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ चलता हूं। गैस रिलीज ड्यूरिंग भोपाल ट्रेजेडी बता चुका, वन ऑफ द मैटर ये भी बता चुका, फोटोकेमिकल स्मॉग इज रिलेटेड टू द पॉल्यूशन ऑफ, पहला सॉयल, दूसरा वाटर, तीसरा नॉइज, चौथा एयर। तो क्या होगा? फोटोकेमिकल स्मॉग इज रिलेटेड टू द पॉल्यूशन ऑफ एयर। ठीक है, अब बताता है लेड इज कंसिडर्ड एज, लेड क्या होता है? वाटर पॉल्यूटेंट है, सॉइल पॉल्यूटेंट है, एयर पॉल्यूटेंट है या रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट है? लेड जो होता है बच्चों वो आपका क्या है? वाटर पॉल्यूटेंट है। 39A इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ओजोन होल रिफर्स टू, पहला ऑप्शन इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, again I'm repeating, ozone holes refers to increased concentration of ozone, दूसरा reduction of the in the thickness of the ozone layer in troposphere, तीसरा reduction in the thickness of the ozone layer in stratosphere और चौथा hole in ozone layer. So option is ozone hole refer to the reduction in the thickness of ozone layer in stratosphere. उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन का जो इंपॉर्टेंट कॉज है वो कौन है? पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ आयरन जंक्स, दूसरा ग्लास जंक, तीसरा डिटर्जेंट और चौथा प्लास्टिक। तो आपको पता है सॉइल के लिए सबसे डेंजरस क्या है? प्लास्टिक। प्लास्टिक का जो सॉइल इरोजन के लिए सबसे ज्यादा ये है। उसका व्हेन ह्यूज अमाउंट ऑफ सीवेज इज डिकम्पोज इन अ रिवर, जब बहुत ज्यादा अमाउंट में हम सीवेज को डिकम्पोज करेंगे रिवर में, द बीओडी विल, पहला इंक्रीज, दूसरा डिक्रीज, तीसरा रिमेन अनचेंज और इंक्रीज और डिक्रीज। आपको पता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा, इट विल इंक्रीज, दैट इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट? इनमें से एयर पॉल्यूटेंट कौन नहीं है? पहला CO, दूसरा SO2, तीसरा NO और चौथा N2। तो बोलो CO, SO2, NO ये तीनों एयर पॉल्यूटेंट है, लेकिन N2 जो होता है वो एयर पॉल्यूटेंट नहीं है। 78% हमारे एटमॉस्फेयर में है नाइट्रोजन गैस, लेकिन सांस लेने में हम किसका यूज करते हैं? ऑक्सीजन का ही यूज करते हैं, जो 21% में आता है। चलिए, क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। तो ये सब क्वेश्चंस को आप लगातार प्रैक्टिस करते चले जाओ, आपका चैप्टर इजीली क्लियर हो जाएगा। कहीं कोई ऐसा स्पेशल इसमें नहीं है, तो मैं ज़्यादा इसको एलाबोरेट नहीं करूंगा। जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं पीपीटी में, जो अभी करवा लिए, इनको प्रैक्टिस कर लो, इनफ है। और चैप्टर को छोटा छोटा सा पार्ट में बांट लो, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इनको आप थोड़ा थोड़ा टर्म्स देख के पढ़ लोगे तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो बच्चों, समय आ चुका, आपसे विदा लेने का टाइम है। कम टाइम टू से बाय, थैंक यू सो मच।